कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के इस विशेष और गहन विश्लेषण में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल स्वागत है सभी का। आज 21 फरवरी 2026 है और आज हम पिछले 48 घंटों की यानी 20 और 21 फरवरी की टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण कानूनी खबरों पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये वो खबरें हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। सही कहा। इस चर्चा का मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि ये फैसले हमारी जिंदगी, तकनीक, चुनाव और बुनियादी अधिकारों के लिए क्या मायने रखते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हमारी अदालतें अब सिर्फ पुराने कानूनों की व्याख्या तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका लगातार खुद को अपडेट कर रही है। एग्जैक्टली। तो बिना किसी देरी के सीधे आज के सबसे ज्वलंत विषय से शुरुआत करते हैं, जो है लोकतंत्र और चुनाव। जी, पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग वाला मामला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के संशोधन, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहते हैं, उसकी निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। और ये बहुत अहम है क्योंकि आमतौर पर ये काम राज्य की मशीनरी और चुनाव आयोग मिलकर करते हैं। अदालत को यहाँ दखल देना पड़ा क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट बन गया था, भरोसे की कमी। बिल्कुल। जब राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव इस हद तक बढ़ जाए कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे, तो एक स्वतंत्र अंपायर की जरूरत पड़ती है। और वो अंपायर यहाँ न्यायिक अधिकारी हैं। जी, ताकि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने का काम किसी राजनीतिक दबाव में न होकर पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो। पारदर्शिता की इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी तमिलनाडु से भी जुड़ी है। हाँ, वो मुफ्त बिजली योजना वाला मामला। बिल्कुल, चुनाव से ठीक पहले इस योजना के ऐलान पर कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। सही कहा। हम पूरी तरह निष्पक्ष रूप से सिर्फ कोर्ट की टिप्पणियों का विश्लेषण कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। और अदालत का नजरिया यहाँ पूरी तरह से व्यापक आर्थिक अनुशासन पर केंद्रित था। जी। कोर्ट की चिंता यह है कि बिना बजट के ऐसी मुफ्त योजनाओं से राज्यों की अर्थव्यवस्था घाटे में जा सकती है, जिसका बोझ अंततः करदाताओं पर ही पड़ता है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था से अब हम तकनीक की तरफ मुड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ही एक खबर है जो थोड़ी हैरान करने वाली है। AI वाला मामला। हाँ, वकीलों द्वारा AI का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल। कुछ याचिकाओं में वकीलों ने AI की मदद ली और AI ने फर्जी केस और मनगढ़ंत कोर्ट्स ही बना डाले। मतलब सीरियसली? हाँ। तकनीकी दुनिया में इसे AI हेलोसिनेशन कहा जाता है। हेलोसिनेशन यानी भ्रम। बिल्कुल। AI सिस्टम्स इस तरह डिजाइन होते हैं कि वो हमेशा जवाब देना चाहते हैं, भले ही उन्हें जानकारी गढ़नी पड़े। न्याय प्रणाली तो पुराने फैसलों की नजीर पर चलती है ना। हाँ, प्रेसिडेंट्स पर। तो अगर कोई वकील कोर्ट में फर्जी केस का हवाला दे दे तो ये न्याय की प्रक्रिया को तो भटकाएगा ही, उस वकील के करियर के लिए भी घातक हो सकता है। और AI की इन गलतियों का दायरा सिर्फ वकीलों तक सीमित नहीं है। सोनम वांगचुक के हिरासत मामले में देखिए क्या हुआ। जी। जहां सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में माना कि उनके भाषण का गलत अनुवाद AI की वजह से हुआ था। ये तो डरावना है कि एक मशीन की गलती से किसी की आजादी दांव पर लग जाए। ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। और इसी संदर्भ में अगर हम अपनी 5वीं खबर देखें तो जस्टिस माहेश्वरी की टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। ग्लास बॉक्स AI वाली टिप्पणी। जी, उन्होंने कहा कि अदालतों में ब्लैक बॉक्स AI की जगह ग्लास बॉक्स AI का इस्तेमाल होना चाहिए। इन दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, ब्लैक बॉक्स AI वो है जहां आप डेटा डालते हैं और मशीन एक नतीजा दे देती है, पर वो कैसे इस नतीजे तक पहुंची या किसी को नहीं पता। उसका एल्गोरिदम अपारदर्शी होता है। और ग्लास बॉक्स AI पूरी तरह पारदर्शी है। आप देख सकते हैं कि मशीन ने किस लॉजिक के आधार पर निष्कर्ष निकाला। जब बात न्याय की हो तो अपारदर्शी मशीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। और ये पारदर्शी सिर्फ तकनीक में ही नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जरूरी है। चलिए अपनी छठी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो होम बायर्स के अधिकारों से जुड़ी है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाँ, कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि किसी भी घर खरीदार को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना कब्जा या पोजेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी राहत है। कई बार बिल्डर्स प्रोजेक्ट में देरी के जुर्माने से बचने के लिए अधूरी बिल्डिंग थमा देते हैं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कोई मामूली कागज नहीं है। ये अथॉरिटी का ठप्पा है कि बिल्डिंग सुरक्षित है।
आग बुझाने के इंतजाम, सीवर, बिजली सब मानकों के अनुसार हैं। और इसके बिना कब्जा लेने का मतलब है कि कल को कोई हादसा हुआ तो पूरी जिम्मेदारी नागरिक की होगी। बिल्कुल, कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिल्डर्स अपनी जिम्मेदारी से ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। सही कहा। अब अधिकारों की बात हो रही है तो 7वीं खबर पर आते हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट से है। जी, यहाँ निजता का अधिकार और सूचना का अधिकार यानी आरटीआई दोनों आमने सामने आ गए। जी, जहां पत्नी ने आरटीआई के तहत पति की सैलरी की जानकारी मांगी थी और कोर्ट ने मना कर दिया। बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आरटीआई का मूल उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है। किसी की सैलरी उसकी निजी जानकारी है जिसे थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन माना जाता है। बिना किसी बड़े जनहित के इसे सार्वजनिक करना निजता के अधिकार का हनन है, भले ही मांगने वाली पत्नी ही क्यों ना हो। निजता के अधिकार से ही हमारी 8वीं खबर भी जुड़ी है जो हर स्मार्टफोन यूजर के लिए बहुत जरूरी है। पुलिस जांच में मोबाइल फोन सौंपने वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी जांच के दौरान अपना मोबाइल फोन नहीं देता या पासवर्ड नहीं बताता तो उसे असहयोग नहीं माना जा सकता। ये सीधे तौर पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 से जुड़ा है, जो खुद को फंसाने या सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ अधिकार देता है। मतलब पुलिस आपको मजबूर नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। आज के समय में फोन में आपकी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा होता है। कानून कहता है कि पुलिस को सबूत खुद जुटाने हैं, वो आपको मजबूर नहीं कर सकते कि आप अपना फोन खोलकर अपने ही खिलाफ सबूत दे दें। ये नागरिक आजादी की एक बड़ी जीत है और इसी से जुड़ी हमारी 9वीं खबर भी है जहां नागरिक आजादी छीनने पर प्रशासन की जवाबदेही तय की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कस्टोडियल डेथ पर मुआवजा देने का निर्देश। जी, जेल में एक नाबालिग की आत्महत्या के मामले में यूपी सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा गया है। यहाँ कोर्ट का रुख बहुत स्पष्ट था। जब राज्य किसी को हिरासत में लेता है तो उसकी सुरक्षा की एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य की ही होती है। मतलब ये बहाना नहीं चलेगा कि जेल प्रशासन को पता नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये मुआवजा सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, ये सिस्टम को याद दिलाना है कि हिरासत में हुई हर मौत के लिए प्रशासन सीधे जवाबदेह है। जवाबदेही की बात पर्यावरण के मामले में भी उठी है। 10वीं खबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रिज इलाके में एक पैरामिलिट्री अस्पताल की सड़क के लिए 152 पेड़ काटने की अनुमति तो दी है, लेकिन साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की सख्त शर्त भी लगा दी। जी, विकास भी जरूरी है, अस्पताल भी चाहिए, पर पर्यावरण की कीमत पर नहीं। बिल्कुल, दिल्ली जैसे शहर के लिए रिज का इलाका फेफड़ों की तरह काम करता है। कोर्ट ने यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। सही कहा। अब हम अपनी थीम बदलते हैं और समाज, विवाह और महिलाओं से जुड़े मामलों पर आते हैं। 11वीं खबर बहुत ही मार्मिक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 12 साल की बच्ची को, जो एक रेप सर्वाइवर की बेटी है, अपनी सिंगल मदर का सरनेम और जाति इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। ये फैसला सदियों पुरानी उस पितृसत्तात्मक सोच को तोड़ता है जो मानती है कि बच्चे की पहचान के लिए पिता का नाम ही अनिवार्य है। बिल्कुल। अदालत ने उस मां के संघर्ष और बच्ची के सम्मान को सर्वोपरि रखा, ये स्थापित करते हुए कि एक सिंगल मदर अपने आप में एक पूर्ण परिवार है। पहचान के सम्मान की ही एक और मिसाल 12वीं खबर में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को बड़ी राहत दी है। जी, पासपोर्ट अपडेट के मामले में। हाँ, कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट में जेंडर अपडेट कराने के लिए जेंडर चेंज सर्टिफिकेट ही काफी है। अधिकारियों का नए सिरे से मेडिकल जांच की मांग करना गलत है। ये बहुत ही असंवेदनशील प्रक्रिया थी। जब एक बार सक्षम अधिकारी ने सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर से शारीरिक परीक्षण की मांग करना उनकी गरिमा पर प्रहार था। अदालत ने इस लाल फीताशाही को खत्म किया है। और इसी तरह पारिवारिक कानूनों में भी कई अहम फैसले आ रहे हैं। 13वीं खबर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से है, जहां गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस को लेकर स्पष्टीकरण आया है। बिल्कुल, कोर्ट ने साफ कहा कि अलग रह रही पत्नी को मेंटेनेंस देना कोई खैरात या दान नहीं है, ये उसका कानूनी अधिकार है। हमारे समाज में अक्सर इसे पति की तरफ से एक एहसान की तरह देखा जाता है। हाँ, जो कि गलत है। अदालत ने इसी मानसिकता पर चोट की है। ये प्रावधान इसीलिए है ताकि शादी टूटने पर महिला आर्थिक तंगी से न जूझे, ये उसका सम्मान से जीने का अधिकार है। सही कहा, लेकिन कई बार इन कानूनों का दुरुपयोग भी होता है, जो हमारी 14वीं खबर है। वैवाहिक विवादों में लुकआउट सर्कुलर यानी LOC का इस्तेमाल। ये एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड बन गया था। अदालतों ने अब इस रूटीन प्रैक्टिस के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। LOC तो वैसे अपराधियों के लिए होता है ना, जो देश छोड़कर भाग रहे हो। एग्जैक्टली। इसका असली मकसद आर्थिक अपराधियों को रोकना है, लेकिन अब पारिवारिक झगड़ों में सिर्फ दूसरे पक्ष की विदेश यात्रा या नौकरी रोकने के लिए
एलओसी का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा था। सिर्फ परेशान करने के लिए? हाँ, और इससे लोगों के करियर बर्बाद हो रहे थे। अदालत ने साफ किया है कि वैवाहिक विवादों में ऐसा करना कानून का सरासर दुरुपयोग है। वैवाहिक विवादों से ही जुड़ी 15वीं खबर गुजरात हाईकोर्ट से है, जहां क्रूरता या क्रूएल्टी की परिभाषा पर बात हुई है। वो थप्पड़ वाला मामला। जी, पत्नी मायके गई और बिना बताए ज्यादा दिन रुक गई, जिस पर पति ने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। पत्नी ने इसे आधार बनाकर तलाक की अर्जी दी, लेकिन अदालत ने कहा कि एक छिटपुट थप्पड़ तलाक के लिए क्रूरता नहीं है। देखिए, किसी पर भी हाथ उठाना गलत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब बात तलाक की आती है तो अदालतें ये देखती हैं कि क्या वो हिंसा एक लगातार चलने वाला पैटर्न है या बस भावनाओं के उफान में हुई कोई अकेली घटना। मतलब अदालत विवाह संस्था को बचाए रखने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, एक अकेली घटना को कानूनी रूप से क्रूरता मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसी तरह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 16वां फैसला भी केस ट्रांसफर को लेके एक पुरानी परंपरा को चुनौती देता है। जी, आमतौर पर वैवाहिक केस पत्नी के शहर में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। हाँ, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ पत्नी की सुविधा ही अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे विकल्प मौजूद हैं। ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। तकनीक ने न्याय की भौगोलिक सीमाओं को खत्म कर दिया है। जब आप स्क्रीन के जरिए जुड़ सकते हैं तो पूरा केस ट्रांसफर करके दूसरे पक्ष को परेशान करना न्याय संगत नहीं है। बिल्कुल सही। अब हम अपनी 17वीं खबर पर आते हैं, जो अपराध और न्याय की नई परिभाषाओं से जुड़ी है। ये काफी गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट का अटेम्प्टेड रेप की परिभाषा वाला फैसला। जी, एक 11 साल की बच्ची के कपड़े खींचने और छेड़छाड़ करने को हाईकोर्ट ने सिर्फ अपराध की तैयारी माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि ये सीधे तौर पर बलात्कार का प्रयास है। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में तैयारी और प्रयास के बीच का अंतर बहुत तकनीकी होता है। क्या फर्क है दोनों में? तैयारी मतलब अपराध के लिए साधन जुटाना और प्रयास मतलब अपराध को अंजाम देने की दिशा में सीधा कदम बढ़ाना। बच्चों के खिलाफ ऐसे गंभीर मामलों में अगर अदालतें तकनीकी व्याख्या में उलझेंगी तो अपराधी छूट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बालकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, शब्दों की बाजीगरी नहीं। बिल्कुल। बच्चों से ही जुड़ा हमारा 18वां मामला दिल्ली के चर्चित द्वारका एसयूवी क्रैश से है, जहां आरोपी एक नाबालिग है। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मीडिया रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं है, लेकिन नाबालिग आरोपी की पहचान किसी भी हाल में उजागर नहीं होनी चाहिए। ये हमारे किशोर न्याय अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की आत्मा है। मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन बच्चों को सुधार का एक मौका मिलना चाहिए। अगर पहचान उजागर हो गई तो वो कलंक जीवन भर उसके साथ जुड़ जाएगा और उसके पुनर्वास का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, सेलिब्रिटी राइट्स और कॉपीराइट। 19वीं खबर में दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट्स ने मनोरंजन जगत के 2 बड़े नामों को राहत दी है। काजोल और शत्रुघ्न सिन्हा के मामले। जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री काजोल के नाम, तस्वीर और आवाज के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगाई और बॉम्बे हाईकोर्ट में शत्रुघ्न सिन्हा के मशहूर डायलॉग खामोश के अनधिकृत इस्तेमाल पर सुनवाई चल रही है। देखिए, आज के दौर में एक सेलिब्रिटी सिर्फ इंसान नहीं, एक चलता फिरता ब्रांड होता है। इसे पर्सनालिटी राइट्स कहते हैं। मतलब कोई भी टी शर्ट कंपनी या विज्ञापन एजेंसी बिना इजाजत उनके नाम या आवाज से मुनाफा नहीं कमा सकती। बिल्कुल, आपकी आवाज या तकिया कलाम आपकी बौद्धिक संपदा है। अदालतें अब इस डिजिटल दौर के अधिकारों को सख्ती से लागू कर रही हैं। और आज की 20वीं और आखिरी खबर भी कला के सम्मान से ही जुड़ी है। AR रहमान वाला कॉपीराइट मामला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद संगीतकार AR रहमान अपने फिल्म के गाने वीरा राजा वीरा में पारंपरिक ध्रुपद गायकों उस्ताद दागर बंधुओं को क्रेडिट देने के लिए राजी हो गए हैं। ये कला जगत के लिए एक बहुत बड़ी नजीर है। AR रहमान जैसे दिग्गज का क्रेडिट देने के लिए तैयार होना ये दिखाता है कि हमारी लोक कलाओं और पारंपरिक धुनों के रचयिताओं का भी ये कॉपीराइट होता है। मतलब आधुनिक सिनेमा को उन जड़ों का सम्मान करना ही होगा जहां से वो कला उपजी है। जी, ये सिर्फ एक क्रेडिट लाइन की बात नहीं है, ये एक पूरी विरासत को उसका हक देने की बात है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? पिछले 48 घंटों की इन टॉप 20 खबरों का अगर हम निचोड़ निकालें तो हमने देखा कि कैसे बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसी जा रही है, कैसे एक सिंगल मदर को उसके अधिकार मिल रहे हैं और कैसे आपका फोन चेक करने से पहले पुलिस को 100 बार सोचना पड़ेगा। सही कहा। न्यायपालिका सिर्फ अदालतों की 4 दीवारी में सीमित नहीं है, वो हमारी डिजिटल दुनिया से लेकर हमारी निजता तक हर जगह हमारे अधिकारों की ढाल बन रही है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कानून कोई स्थिर चीज नहीं है।
लेकिन मैं आज सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। आज हमने देखा कि अदालतें एआई की गलतियों से लेकर एक मां के सरनेम तक के अधिकार तय कर रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब तकनीक और समाज इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो क्या हमारे कानून भी उसी गति से विकसित हो पा रहे हैं, या हम भविष्य की समस्याओं को कल के पुराने कानूनों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वाकई एक ऐसा गहरा विचार है जो हमें इस चर्चा के बाद ये सोचने पर मजबूर करेगा। बदलाव की इस गति पर नजर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के इस ज्ञानवर्धक सफर में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही सटीक और विस्तृत विश्लेषण लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने अधिकारों को समझें और जागरूक रहें। देखते और सुनते रहें कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज। नमस्कार।